Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, ZAD, and MAT, SNAP, and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning Academy and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for NMAT exam because I am going to discuss about the LR section strategy for NMAT. ठीक है कि LR के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं LR के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि आप क्या बुक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना तभी फ़ायदा होगा और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा. तो आगे बढ़ने से पहले गाइस इंपॉर्टेंट काम कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, कि बहुत लोग हैं जो लोग अपने आप से स्टडी कर रहे हैं तो उनको वीडियो दिख जाएगा ऊपर, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा. दूसरी चीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज काफ़ी वीडियोस मैं लगातार बना रहा हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा. अभी लगातार वीडियोस बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये पीक टाइम स्टार्ट हो गया है. सो गाइस चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो गाइस ये सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनमैट सिलेबस वाले वीडियो में. तो गाइस ये सिलेबस है, खाली एनमैट का नहीं है, चाहे कोई भी नॉन कैट एग्जाम दे रहे हो, कैट को छोड़ के सब में सिलेबस काम आता है. मतलब आपने अगर ये पढ़ लिए सारे टॉपिक्स तो आपका हर एग्ज़ाम का LR निकल जाएगा. ठीक है, बट ये है कि हर सेक्शन में वेटेज, हर एग्ज़ाम में वेटेज अलग होता है. जैसे कि एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग को दे फोकस मोर बिकॉज एनमैट थोड़ा शिफ्ट हो गया GMAT की तरफ. ठीक है, इंटरफेस वाइज तो हो ही गया है, पैटर्न वाइज भी हल्का हल्का हो रहा है, बट ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह GMAT का पेपर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम लोग. ठीक है, तो ऐसा मत समझना आप कि एनमैट और GMAT में कोई फ़र्क ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, एनमैट का अलग लेवल है और GMAT का अलग लेवल है. इंटरफेस वगैरह उन्हें अलग कर दिया, तो आप अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि एटलीस्ट जो इंटरफेस है जहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ऑप्शन में नहीं जा सकते, आपने एक बार जो मार्क कर दिया आपको वही मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते उसके बाद पीछे जाके ऐसा. ठीक है, रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं आएगा. तो टेस्ट अगर दो आप तो ये मेक श्योर करो कि ऐसे एनवायरनमेंट में टेस्ट दो, वरना फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपका मतलब आपका हाथ सेट नहीं होगा तो सही नहीं रहेगा. ये बहुत मेजर चेंजेस होते हैं. ठीक है, ये आपके होने ही होने चाहिए जो भी आप टेस्ट दोगे जहाँ पे भी. ठीक है, सो गाइस ये एक बार आप देख लो सिलेबस इसका. अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, नंबर एंड लेटर सीरीज, मैट्रिक टाइप क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस, क्रिटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स. तो ये सिलेबस बेसिकली मैं बता रहा हूँ, खाली आप पॉज कर देख लो. मेरा मेन मोटिव है कि आपको सब टॉपिक पे लेके जाना, कि सब टॉपिक का वेटेज क्या क्या है. तो ये है सब टॉपिक का वेटेज, वो आप पॉज करके देख लेना. तो गाइस ये एज्यूम कर रहे हैं मोटा मोटा ऐसा आएगा, 36 क्वेश्चन का LR के आने हैं तो ऐसा आएगा. ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आता रहा है. तो क्रिटिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन मान लो, बहुत ज़्यादा वेटेज है. ठीक है, पजल्स, एक लीनियर सर्कुलर में एक पजल आएगा, एक इनपुट आउटपुट आएगा. ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज, फिगर बेस्ड 4 क्वेश्चन. डायरेक्शन सेंस हमेशा से आता रहा है, डायरेक्शन सेंस आएगा. कोडिंग, डिकोडिंग, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गए 3, वो आएंगे. ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा सिलेबस है. सो गाइस हम लोग को स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, आप हमको पता है क्रिटिकल रीजनिंग बहुत आनी है. क्रिटिकल रीजनिंग से बहुत आनी है, तुमको लगाना भी काफ़ी पड़ेगा. तो क्रिटिकल रीजनिंग के आप काफ़ी क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत तरह के आते हैं. सब यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग क्या बनाओ, क्या दिया मैंने, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब तो है ही है. बट एक्चुअल जो क्रिटिकल रीजनिंग होता है, जो आपको टाइम की बुकलेट में मिलेगा, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल. ठीक है, स्ट्रेंथन एंड वीकन आर्गूमेंट, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको करने हैं. वो आपको टाइम की बुकलेट में मिल जाएंगे. ठीक है, आपने कोई भी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल लिया है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा. वही कैट में भी पहले क्वेश्चन आया करते थे, अब नहीं आते हैं बट पहले आते थे. तो वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं. और यू कैन से सिंपल टर्म्स में GMAT के जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है वो आप लगा लो. ठीक है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है, तभी आपका फ़ायदा होगा. तो क्रिटिकल रीजनिंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करो. तो आई वुड से एनमैट आपको अगर देना है तो एनमैट देने के पहले आप एटलीस्ट 100 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तो लगा ही लो. 100 से 120 क्वेश्चन लगा लो आप. तो वो कैसे लगाने हैं, ऐसे 100 मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं जो कैट में भी आते हैं, आप वो एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. 50 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करो. स्टेटमेंट एजम्पशन के अराउंड 30 क्वेश्चन लगाओ. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन 30 लगाओ, कॉज एंड इफेक्ट की 20 लगाओ. तो ये हो गया 50 + 30 60 120 क्वेश्चन इसके हो गए. स्ट्रॉन्ग एंड वीक के आप लगा लो 20 क्वेश्चंस, तो 140 हो गए. स्टेटमेंट कंक्लूजन के लगा लो आप 20. तो मतलब 150 क्वेश्चन आपको लगाने टोटल मिला के. ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको लगाने क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है गाइस इसका. ये क्वेश्चन आपको अलग से लगाने. मॉक का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मॉक आप जो करोगे एनालाइज उसके वो अलग होंगे. या आपको 150 क्वेश्चन लगाने और बहुत ईजी लगाना. अगर आप डेली 20-25 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा आपका. ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ये करना ज़रूरी है. पजल्स में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि पजल आप अगर लगा रहे हो तो वो कैटरी पढ़ रहे हो, वो तो आपको पजल लगा ही रहे हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है. पजल कुछ नया नहीं, तो पजल आप कर लोगे, मुझे पता है. ठीक है, पर आप बात रही इनपुट आउटपुट की. काफ़ी बच्चे इनपुट आउटपुट ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी. तो इनपुट आउटपुट आप लगाओ. आई वुड से एटलीस्ट 20 से 30 सेट्स इनपुट आउटपुट के लगाओ. एटलीस्ट 15 से 20 सेट्स तो लगाओ आप अलग से.
देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कुछ नहीं लगाते हैं पहले, बच्चे सिर्फ मॉक देने में बैठ जाते हैं और सोचते हैं मॉक से प्रैक्टिस कर लेंगे। बट मॉक में वो बात नहीं आती। अगर आप पहले से लगा के चलोगे तो आपको खाली एनमैट में नहीं, बाकी जितने भी नॉन कैट एग्ज़ाम हैं सब में आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके सब एग्ज़ाम निकलते चले जाएंगे। अगर आप मॉक के भरोसे बैठे हुए कि मॉक में जब आएगा तब कर लेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो इनपुट आउटपुट ये कम से कम 10 सेट तो अपने आप लगाओ, उसके बाद मॉक लगाओ। एटलीस्ट मिनिमम 10 सेट्स तो लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार तो कई बार दो इनपुट आउटपुट के सेट आ गए थे, जो कि रिलेवेंट इस बार तो नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन कम हो गए हैं, ठीक है। पहले 40 क्वेश्चन आते 36 आएंगे, तो एक ही आएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है। और आएगा जरूर, बट आएगा, आने के चांसेस पूरे हैं। ब्लड रिलेशंस अच्छा टॉपिक है, ब्लड रिलेशंस के अच्छे से पढ़ो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस लगाओ, साथ में उसके पजल वाले क्वेश्चंस भी लगाओ, ठीक है। तो ब्लड रिलेशंस के जो इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब के एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस लगाओ, मिनिमम 30 क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नंबर सीरीज, फिगर बेस्ड, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग 30-40 क्वेश्चन लगाओ। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज में वैरायटी देखो, वैरायटी ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से नहीं होता है, क्वेश्चन की वैरायटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। हर वैरायटी क्वेश्चन देखो, ठीक है। आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो, जो कर रहे हो, आपको मटेरियल मिल रहा होगा, वहाँ से करो। नहीं कर रहे हो कोचिंग तो नेट पे आप देख रहे होगे, नेट में पीडीएफ वगैरह बैंकिंग की मिलती होगी। जो सिलेबस है इसका नॉन कैट एलआर का ये बिल्कुल सेम है एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह का, तो आपको पीडीएफ वगैरह काफ़ी मिल जाएंगी नेट पे भी, बट रैंडम होता है थोड़ा वो। बट आपको अगर नहीं मिल रहा है कुछ, आपको फ्री में पढ़ना, तो आप ये कर सकते हो। बट आई वुड से कि वो रेलिवेंट कम होता है, पहली बार टाइम बर्बाद होता है, दूसरी बार सोल्यूशंस नहीं होते हैं, और कई बार सोल्यूशंस गलत दिए होते हैं उसमें, ठीक है। तो आप वही यूज़ कर लेते हो, फिर गड़बड़ जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस में आपका सैलोजिज्म वगैरह भी आ सकता है, उसके भी आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कन्फ्यूजन मत करना और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना। सो गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा मैटर करती है वैरायटी, कि आप किस वैरायटी क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, ठीक है। आप एक ही टाइप के 100, 150, 200 क्वेश्चन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप ये प्रैक्टिस करो, और ये सब करने के लिए आपको कोई दिन का 2-3 घंटा नहीं देना है, आपको हफ्ते का 3-4 घंटे देना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाओ, करो। मेरा मानना ये है कि आपकी जो टाइमलाइन होनी चाहिए, अगर आप अक्टूबर में प्लान कर रहे हो एनमैट देने का, देन यू शुड कंप्लीट योर एलआर सिलेबस बाई एटलीस्ट 15-20 अगस्त तक ख़त्म कर लो अपने एलआर को। क्योंकि गाइस टॉपिक सारे इजी होते हैं काफ़ी, ये टॉपिक टफ नहीं होते हैं कैट की तरह, ठीक है। ताकि आप अगस्त लास्ट या आई वुड से जुलाई एंड से आप मॉक देना शुरू कर दो। मेरा मानना यही है कि आप जुलाई एंड से मॉक देना शुरू कर दो। हम लोग जो मॉक्स हैं एनमैट के, वो मैंने बोला था 1 जुलाई से लॉन्च होंगे, तो हम लोग भी अपना मॉक का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। वो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वो शेड्यूल सिर्फ इसलिए होगा कि आपको डिसिप्लिन वे में करने के लिए आप कैसे कैसे मॉक दो। लास्ट ईयर भी बनाया था हमने, वो कोई कंपल्शन नहीं होता उसका, मॉक हमेशा लाइव रहता है, जब आप देना तब दो आप, ठीक है। बट अगर आप उस शेड्यूल से दोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहता है। लास्ट ईयर भी बनाया था, लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने फॉलो किया, उनके नंबर आए, और काफ़ी बच्चे मुंबई में हैं इस टाइम, NMIMS मुंबई में, ठीक है। तो वो ऐसा करके शेड्यूल बना सकते हो आप, ठीक है। तो आपका अच्छा रहेगा। तो जुलाई एंड से मॉक देना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट एक मॉक दो। उसके बाद फिर आप जब सितंबर में आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगस्त एंड में फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी। और मेरा मानना यह है कि आप एनमैट जो है अक्टूबर में दो, जल्दी से निकालो और ख़त्म करो, साइड में रखो उसको, ताकि आप बड़े एग्जाम्स में ध्यान दो, कैट वगैरह पे, ठीक है। एनमैट जब निकल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका मान लो आ गया 215 स्कोर, 220 स्कोर, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। और इस बार क्योंकि पैटर्न बदल गया है, तो इतना ज़्यादा दिमाग फालतू लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मॉक में कितना आना चाहिए, कि स्केलिंग होगी क्या होगी। उनको जो करना है वो करेंगे, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली कैलकुलेट होता है स्कोर वगैरह, ठीक है। वो आपको मॉक में क्या ध्यान देना है, क्योंकि देखो जो एडेप्टिव टेस्ट बेसिकली होते हैं मेनली, वो होते सही, बट वो मेनली बड़े एग्जाम्स के लिए होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो काम ज़्यादा अच्छे से करता है, ठीक है। तभी ये GMAT वगैरह कराते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। एडेप्टिव टेस्ट जो होते हैं उसका स्कोरिंग वहाँ पे अच्छे से आती है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स लगती है उसमें। जब स्कोर आपका निकलता है तब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगता है। वो सब मॉडल तब लगते हैं जब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बच्चे दे रहे होते हैं टेस्ट, ठीक है, तब लगता है वो। तो उनकी अलग थ्योरी होती है लगाने की स्कोर। मॉक्स वगैरह में जनरली स्कोर आप जो टारगेट करोगे, ऑब्वियसली पता है पैटर्न वगैरह सब इंटरफेस वगैरह पूरा एग्जैक्ट रेप्लिका होगा एनमैट का। जो स्कोरिंग होगी वो जो हम लोग के एनमैट मॉक्स होंगे, उसमें आपका हर मॉक के बाद एनमैट इक्विवेलेंट स्कोर NES ये मिलेगा आपको। ये क्या होता है कि अगर यही पेपर एनमैट के एग्ज़ाम में आएगा तो कितना कट ऑफ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। जैसे आप मान लो आपका आया 202, ठीक है, 202 मार्क्स आपका एनमैट मॉक में आया है, मॉक जोन के, बट एक्चुअल में स्कोर आ रहा है, बट NES अगर मान लो 210 है, तो मतलब आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता अगर यही एग्ज़ाम आता है। NES हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग देख के, ठीक है। तो
तो हम लोग की जो टीम है वो 4-5 लोग अलग अलग लोग मिलकर मॉक देते हैं एक मॉक को, और तब टेस्ट करते हैं कि सबके डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाता है, सब लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, उसके बाद स्कोर डिसाइड होता है, वो होता है NES, NMAT इक्विवेलेंट स्कोर। तो आपको हर मॉक के एंड में मिलेगा NES, ठीक है, उससे आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी रैंक तो आएगी आप बच्चों के अकॉर्डिंग तो कंपेयर कर ही सकते हो, बट स्टार्टिंग में कि सही बच्चों की कम नंबर आएंगे, मान लो सभी के 180 आ रहे तो आप खुश नहीं हो सकते हो कि आपका 190 आया तो आप चल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको खुशी होनी चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि पहला मौका तो हो जाएगी, ठीक है। बट एक्चुअल में जो उस ट्रैक का पेपर जो आएगा वो अगर पेपर NMAT में आता है एक्चुअल में, तो आपका इतना स्कोर में आपको कट ऑफ क्लियर होना चाहिए हम लोग के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग की टीम के अकॉर्डिंग। तो ये आपको मिलेगा NES, NMAT इक्विवेलेंट स्कोर। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो जब समरी वाली विंडो आती है उसमें लास्ट में लिख के आएगा वो, ठीक है। तो ऐसा होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये गाइस सब टॉपिक्स हैं, और तो इसके अकॉर्डिंग आप फोकस करो। और आप बात रही, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से रेफ़र करें, तो आपने अगर स्टैंडर्ड मटेरियल लिया हुआ टाइम कोचिंग या कहीं से लिए तो वहाँ पे भी बुक्स रहती हैं, उससे आप फॉलो कर सकते हो। वरना अगर आपको नहीं है वो, तो आप मैंने बुक देखी है, मुझे बहुत सही लगी। अगर आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है, आपको ऑनलाइन वगैरह में नहीं जाना, आपको कन्वेंशनल वे में पढ़ते हो, आपकी आदत पड़ी हुई है ऐसी, तो आप बुक ऑर्डर कर लो यारी, ठीक है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बुक है ये, ठीक है। पीयूष भारद्वाज की अरिहंत की बुक है, इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह भी अच्छे से मिल जाएगी, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन वगैरह, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट सब कुछ मिल जाएगा इसमें। मेजर टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे इसमें, आराम से आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। 200-250 की बुक है, 250 करीब की बुक है, ठीक है। बट अगर आपको ढंग से पढ़ना है प्रैक्टिस सेशंस के साथ, यू कैन ऑल्सो चेक अवर VLR कोर्स, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, ठीक है। इसमें पूरा आपका एक लाइन में अगर बोले हम, क्योंकि आप पूरा कोर्स देख चुके हो, देख सकते हो सामने, एक लाइन में अगर आप बोले हम, तो आपका सारा VA और सारा LR इसको करने के बाद हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपको निकलवाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा आपका वीडियोस, हैंडआउट्स, हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। कोर्स की कॉस्ट हम लोगों ने इतनी कम रखी है कि कोई भी इनरोल कर सकता है, 599 का कोर्स है, ठीक है। इसकी कोर्स की कॉस्ट एटलीस्ट 1500 होनी चाहिए, पर हमने जानबूझ के कम रखी है कि आपको ऑलरेडी इतना पैसा लगता है फॉर्म्स वगैरह में, इसलिए कम रखी है, ठीक है। तो अगर डाउट आता है, यू कैन पिंग मी एट 8604734785, ठीक है। तो मेनली जो हमारा मोटिव था LR का यही था कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, आप इसके अकॉर्डिंग फोकस करो। और ओवरऑल मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं LR के, और LR को मजाक में मत लेना गाइस, LR के से काफ़ी लोग कट ऑफ निकलता नहीं है, ठीक है। तो LR को हल्के मत लो, और पहली बार में NMAT निकालो, ताकि आपका पैसा भी बचेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक नीचे दिए हैं, सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, काफ़ी प्रैक्टिस चल रही है, हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मैंने प्रिंटेड बनाया हुआ था, ठीक है। तो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, मेनली NMAT, स्नैप IFT, CAT एंड टेस्टनेट, ये मेन ग्रुप्स हैं। बाकी आप करना चाहो और कर लो, CET वगैरह बाद में आता है, इसलिए बाद में कर सकते हो, करना हो तो अभी भी कर लो, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।